2.5 लाख महीना कमाने वाला भी घर नहीं ले सकता, तो फिर ले कौन सकता है? सोचिए, एक लड़का है, नाम है राहुल। अच्छे कॉलेज से MBA किया, MNC में जॉब लग गई, हर महीने 2.5 लाख रुपए सैलरी। मां बाप ने सोचा अब बेटा सेटल है, अब तो अपने घर का सपना पूरा करेगा। पर जब राहुल ने मुंबई में 2 BHK फ्लैट के दाम देखे 2 करोड़ से ऊपर, बैंक से लोन की बात की तो EMI बनी 1.5 लाख रुपए महीना। मतलब सैलरी का आधा से ज्यादा हिस्सा वही चला जाएगा, और ऊपर से 20 to 30 लाख डाउन पेमेंट अलग। अब राहुल सोच में पड़ गया, इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत के बाद भी अगर अपना घर नहीं ले सकता तो क्या फेल हो गया? यही कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये कहानी है दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, हर शहर में रहने वाले लाखों लोगों की, जो दिन रात काम कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं, फिर भी एक घर का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया सिर्फ अमीरों के लिए बन रहा है? क्या मिडिल क्लास का घर अब सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए बना प्रोडक्ट है? अगर आप भी कभी बैठे बैठे यही सोचते हैं कि कब तक किराए के घर में रहूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब वक्त है सवाल पूछने का। 2.5 लाख कमाने वाला घर नहीं ले सकता, तो फिर कौन ले सकता है? पिछले 30 से 50 सालों में रियल एस्टेट बनाम सैलरी ग्रोथ। कभी आपने अपने पापा या दादा से पूछा है कि उन्होंने पहला घर कितने में लिया था? शायद उन्होंने कहा होगा, बेटा 1985 में 1.5 लाख रुपए में 2 BHK फ्लैट ले लिया था। उस टाइम मेरी सैलरी 1,200 रुपए महीना थी, लेकिन 10 से 15 साल में लोन चुका दिया। अब सोचिए, आज अगर आपकी सैलरी 1,20,000 रुपए महीना है, तो क्या आप 1,50 लाख रुपए का फ्लैट 10 साल में खरीद सकते हो? यही है असली प्रॉब्लम। चलिए एक सिंपल कंपैरिजन से समझते हैं। साल 1990 मिडिल क्लास की औसत सैलरी थी करीब 3,000 रुपए महीना। दिल्ली में 2 BHK फ्लैट का दाम था करीब 3 से 4 लाख रुपए। प्राइस टू इनकम रेशियो था करीब 10 गुना। साल 2020 के बाद मिडिल क्लास की औसत सैलरी हुई 1.5 से 2 लाख रुपए महीना। वही 2 BHK फ्लैट अब मिलता है 1,20,00,000 से 1,80,00,000 रुपए में। यानी अब प्राइस टू इनकम रेशियो हो गया है 50 गुना या उससे भी ज्यादा। यानी घर के दाम पिछले 30 सालों में 30 से 40 गुना तक बढ़े, जबकि आम सैलरी सिर्फ 15 से 20 गुना ही बढ़ी। और यहीं से शुरू होती है असली असमानता, महंगाई बनाम रियल एस्टेट ग्रोथ। भारत में औसतन महंगाई दर रही है करीब 6 से 7% सालाना, जबकि रियल एस्टेट की ग्रोथ रही है कई शहरों में 10 से 15% सालाना। कुछ प्राइम लोकेशंस में तो ये ग्रोथ 20% से भी ऊपर रही है। यानी रियल एस्टेट ने महंगाई को भी पीछे छोड़ दिया और आम आदमी को इस दौड़ में बहुत पीछे छोड़ दिया। पहले लोग घर कैसे खरीद पाते थे? कम प्रॉपर्टी टैक्स और सरकारी स्कीम्स का फायदा। जमीन और फ्लैट्स लोकल बिल्डर से सीधे मिलते थे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। घर खरीदना मतलब रहने की जरूरत होता था, ना कि प्रॉफिट कमाने का जरिया। लेकिन आज घर एक कमोडिटी बन चुका है, जैसे सोना, जैसे शेयर। अमीर लोग 4 से 5 फ्लैट खरीदते हैं और उन्हें खाली छोड़ देते हैं, बस प्राइस बढ़ने का इंतजार करते हैं। आज की रियलिटी, मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 27 से 30 साल है और जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है। उसकी सैलरी है करीब 1.5 लाख रुपए महीना। अगर वो 1,20,00,000 रुपए का फ्लैट लेना चाहे तो उसे डाउन पेमेंट में देने होंगे करीब 25 से 30 लाख रुपए। हर महीने EMI देनी होगी करीब 90,000 से 1 लाख रुपए, और इसके अलावा देना होगा टैक्स, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस वगैरह। अब आप ही सोचिए, क्या ये सब सस्टेनेबल है? यहीं से उठता है एक बड़ा सवाल, क्या घर अब भी एक जरूरत है या बस एक सपना बनकर रह गया है? और क्या ये सपना अब सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए रह गया है? आज के मिडिल क्लास की इनकम बनाम घरों के दाम। अब जरा आज के दौर में वापस आते हैं। आप, मैं
और हमारे जैसे लाखों मिडिल क्लास लोग, हर महीने सैलरी आती है, खर्चे करते हैं, थोड़ा बहुत बचता है, लेकिन जब भी प्रॉपर्टी खरीदने का सोचो दिमाग झंझना जाता है। चलिए मान लेते हैं कि आपकी सैलरी है 2,50,000 रुपए प्रति महीना। सुनने में तो बहुत लगती है ना? लेकिन आइए इसका ब्रेकडाउन करते हैं। महीने के खर्चे, इनकम टैक्स करीब 30 से 35,000 रुपए, किराया मेट्रो शहरों में 40,000 से 60,000 रुपए, ग्रोसरी, बिजली, इंटरनेट, EMI, पेट्रोल 40,000 से 50,000 रुपए, फैमिली, बच्चों की स्कूल फीस, इंश्योरेंस 20,000 से 30,000 रुपए, थोड़ी बहुत बचत या इन्वेस्टमेंट 20,000 से 30,000 रुपए। अब सोचिए आखिर में बच क्या रहा है? मुश्किल से 30,000 से 40,000 रुपए। और इतने में आप क्या घर खरीदेंगे? अब घर के दाम देखिए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में 2 BHK का दाम होता है करीब 1 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़ रुपए। डाउन पेमेंट चाहिए 25 लाख से 40 लाख रुपए। EMI 20 साल के लिए करीब 85,000 से 1,20,000 रुपए प्रति महीना। यानी एक मिडिल क्लास इंसान को अपनी आधे से ज्यादा सैलरी सिर्फ EMI में देनी होगी। और इसीलिए लोग मजाक में कहते हैं EMI का मतलब होता है ईट मनी इग्नोर। सोचिए अगर कोई बोले भाई मैं 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं लेकिन अभी भी किराए के घर में हूं। ये आज के शहरी भारत की सबसे कड़वी सच्चाई है। आज की नौकरी भले ही 2 लाख रुपए महीना दे रही हो, लेकिन घर का सपना आपको करोड़ों में खींच रहा है। और ये बात सिर्फ बड़े शहरों की नहीं है। अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी फ्लैट्स 50 से 70 लाख रुपए से कम मिलना मुश्किल हो गया है। अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स क्या कहता है? हाउस प्राइस टू इनकम रेशियो अमेरिका में है 4 गुना 1, लेकिन भारत में वही रेशियो है 9 गुना 1 से लेकर 18 गुना 1 तक। यानी भारतीय मिडिल क्लास को अपने 15 से 20 साल की इनकम लगानी पड़ेगी सिर्फ एक घर के लिए। अब सवाल ये नहीं है कि घर लेना मुश्किल है, सवाल ये है कि क्या मिडिल क्लास को जानबूझकर सिस्टम से बाहर रखा जा रहा है? क्योंकि अगर जिस इंसान की सैलरी 2 लाख रुपए महीना है और वो फिर भी घर नहीं खरीद सकता, तो फिर देश में प्रोग्रेस किसके लिए हो रही है? क्यों रियल एस्टेट आम आदमी के लिए दूर होता जा रहा है? कभी आपने गौर किया है कि घर अब जरूरत से ज्यादा एक स्टेटस सिंबल बन गया है, जहां एक समय पर घर सिर्फ रहने के लिए खरीदा जाता था। आज वो बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फ्लिपिंग का जरिया बन गया है। और इसी सोच ने पूरे रियल एस्टेट मार्केट को आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया है। एक घर अब जरूरत नहीं, इन्वेस्टमेंट बन गया है। 1990 तक घर खरीदने का मतलब होता था परिवार की सुरक्षा, स्थिरता। अब घर का मतलब है रिटर्न्स, रेंटल इनकम और प्राइस हाइक। सोचिए एक अमीर इन्वेस्टर 1 करोड़ 50 लाख रुपए में फ्लैट खरीदता है, उसे किराए पर भी नहीं देता, सिर्फ 2 साल बैठकर इंतजार करता है और फिर उसे 2 करोड़ रुपए में बेच देता है। वही आम आदमी, वो सिर्फ देख ही सकता है, ना वो कीमत अफोर्ड कर सकता है और ना उसे बैंक लोन इतनी आसानी से मिलता है। 2 डिमांड कहां से आ रही है? आज की रियल एस्टेट डिमांड के बड़े स्रोत है एनआरआई, विदेशों में बसे भारतीय जो भारत में पैसे पार्क करना चाहते हैं। HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो टैक्स बचाने या एसेट डाइवर्सिफाई करने के लिए खरीदारी करते हैं। कंपनी के CEO, स्टार्टअप फाउंडर्स जिनके पास कैश इन हैंड है। तो जब डिमांड ही अमीर तबके से आ रही हो, क्या कोई बिल्डर मिडिल क्लास के लिए सप्लाई बनाएगा? 3 ब्लैक मनी और बेनामी इन्वेस्टमेंट्स का गढ़। भारत में रियल एस्टेट सेक्टर दशकों से काली कमाई, ब्लैक मनी का सबसे पॉपुलर जरिया रहा है। उदाहरण, किसी फ्लैट की रजिस्ट्री वैल्यू है 80 लाख रुपए, लेकिन असली डील होती है 1 करोड़ 20 लाख रुपए में। इससे होता क्या है? प्रॉपर्टी का दाम आर्टिफिशियली बढ़ जाता है, सरकार को पूरा टैक्स नहीं मिलता, जिससे पब्लिक हाउसिंग योजनाएं कमजोर पड़ती है और आम आदमी जो सब कुछ ईमानदारी से करता है बाहर छूट जाता है। 4 बैंक लोन, सुविधा या जाल।
घर खरीदना हो तो लोन जरूरी है, लेकिन जरा हिसाब लगाइए। मान लीजिए आपने लिया 1 करोड़ रुपए का लोन, ब्याज दर 8.5%, अवधि 20 साल, तो कुल चुकाना पड़ेगा 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। यानी जितनी कीमत घर की, उतना ही पैसा ब्याज में भी चला गया। और अगर बीच में नौकरी चली गई, आप कहलाएंगे लोन डिफॉल्टर। 5, सरकारी स्कीमें सिर्फ कागजों पर। सरकार कहती है हर किसी के पास घर होगा, अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि किसी मिडिल क्लास फैमिली को 10 से 15 लाख रुपए में शहर के करीब घर मिल गया? इन स्कीमों का या तो टारगेट गरीब तबका होता है, या फिर इतनी जटिल होती है कि मिडिल क्लास को कुछ समझ ही नहीं आता। 6, शहरों का डिजाइन ही एक्सक्लूसिव हो गया है। अब नए घर कैसे बन रहे हैं? गेटेड कम्युनिटी, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम, कैफे, ये सारी सुविधाएं उस ईएमआई में शामिल होती है जो आम आदमी चुकाता है। अगर कोई कहे मुझे सिंपल बेसिक घर चाहिए, तो जवाब होता है वो इस शहर में अब मिलता ही नहीं है। 7, सोसाइटी की सोच, किराए पर रहना फेल्योर। भारत में अब भी कई लोग सोचते हैं अगर अपना घर नहीं है तो तुम फेल हो, किराए पर रह रहे हो। इस सवाल के पीछे छिपा होता है आर्थिक दबाव और शर्मिंदगी, जबकि सच्चाई यह है किराए पर रहना कई बार ज्यादा समझदारी है। आप जॉब के हिसाब से लोकेशन बदल सकते हैं, डाउन पेमेंट, लोन, ब्याज से बचे रहते हैं, पर हमारी सामाजिक मानसिकता हमें मजबूर करती है। लोन लो, ईएमआई भरो, बस घर लो, चाहे जिंदगी झोंक दो। नतीजा क्या हुआ? करोड़ों लोग अपनी सैलरी का 50 से 60% हिस्सा सिर्फ ईएमआई में झोंक रहे हैं। मिडिल क्लास या तो घर के बिना है या फिर कर्ज में डूबा हुआ। एक पूरी पीढ़ी ने अब घर का सपना देखना ही छोड़ दिया है। तो असली सवाल क्या है? क्या ये सिस्टम जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया है कि मिडिल क्लास बस ट्रेडमिल पर भागता रहे? कभी डाउन पेमेंट के लिए पैसे जोड़ो, कभी बैंक से लोन लो, कभी कर्ज चुकाओ, फिर से नया खर्च आ जाए तो फिर से वही लौट जाओ। आज रियल एस्टेट जरूरत नहीं, बल्कि एक लग्जरी बन चुका है, और लग्जरी हमेशा कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही होती है। इमोशनल सोशल इंपैक्ट, क्या घर न ले पाने से हम पीछे छूट रहे हैं? अपने घर की चाहत एक सपना नहीं, एक संस्कार है। भारत में जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे यही सिखाया जाता है, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, शादी करो, घर लो। लेकिन आज ये चैन टूटी हुई है, और इसकी वजह सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि उससे भी गहरी भावनात्मक और सामाजिक चोटें हैं। 1, क्या मैं फेल हो गया? घर न होने की शर्म। एक मिडिल क्लास युवा जो 30 की उम्र पार कर चुका है, अच्छी नौकरी करता है, फिर भी अगर उसके पास खुद का घर नहीं है तो सबसे पहले उसकी खुद की नजरों में उसकी वैल्यू गिरती है। उसे लगता है सब कुछ तो किया, फिर भी मैं घर नहीं ले पाया, क्या मेरी मेहनत बेकार थी? ये शर्म धीरे धीरे एंजाइटी, स्ट्रेस और लो सेल्फ वर्थ में बदल जाती है। 2, पेरेंट्स की उम्मीदें और सामाजिक दबाव। भारतीय परिवारों में घर को लेकर बहुत गहरी भावनात्मक उम्मीद होती है। पिता कहते हैं हमने तो अपनी पूरी कमाई से तुम्हारे लिए घर बनाया, अब तुम्हारी बारी है। रिश्तेदार पूछते हैं अरे अब तक खुद का घर नहीं लिया, इतनी बढ़िया नौकरी है तुम्हारी। ये बातें एक युवा के मन में गिल्ट भर देती है। वो सोचता है मैं चाहे दुनिया जीत लूं, लेकिन अपनों को क्या दिखाऊं? 3, शादी और रिलेशनशिप में रुकावट। कई बार शादियों में भी घर सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। लड़की वालों की एक आम चिंता होती है, लड़का खुद के घर में रहता है या किराए पर? अगर जवाब किराया है तो रिश्ता टूट सकता है। ये कितना अन्यायपूर्ण है कि घर को लड़के के कैरेक्टर और स्टेबिलिटी का पैमाना मान लिया गया है, और जब कोई शादीशुदा कपल किराए पर रहता है तो उनके रिश्ते में बार बार सवाल उठते हैं, कब घर लोगे? इतनी सैलरी है फिर भी क्यों नहीं लिया?
ये सवाल दो लोगों के बीच इमोशनल डिस्कनेक्ट पैदा कर देते हैं। 4. मेंटल हेल्थ पर असर। घर न ले पाना या लोन का भारी बोझ उठाना दोनों ही मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। युवा बर्नआउट महसूस करते हैं, उन्हें लगता है वे दौड़ में पिछड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर हाउस वार्मिंग तस्वीरें देखकर वे इंफीरियर महसूस करते हैं। ये सब मिलकर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस तक ले जाते हैं। 5. स्टेबिलिटी का एहसास छिन जाना। भारत में घर का मतलब होता है जड़ें, स्थिरता, अपनापन। जब कोई युवा किराए के घर से हर 11 महीने में निकलता है, नई जगह ढूंढता है, मकान मालिक के ताने सुनता है, तो उसके भीतर से स्टेबिलिटी का एहसास खत्म होने लगता है। उसे लगता है कि जिंदगी पॉज पर है। जब तक अपना घर नहीं होगा तब तक कुछ भी परमानेंट नहीं होगा। 6. घर लेने की मजबूरी और गलत फैसले। कई युवा इन्हीं भावनात्मक और सामाजिक दबावों के चलते जल्दबाजी में घर खरीदते हैं, लंबा लोन ले लेते हैं, घटिया लोकेशन में फंस जाते हैं, ईएमआई का बोझ उठाते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं क्योंकि फैसला प्रैक्टिकल सोच से नहीं, इमोशनल प्रेशर से लिया गया था। 7. अर्बन आइसोलेशन। किराएदार का अकेलापन। किराए पर रहने वालों को कई बार सोसाइटी में आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है। मेन गेट पर रोक, क्लब हाउस एक्सेस नहीं, सोसाइटी की मीटिंग्स में भागीदारी नहीं। उन्हें लगता है कि वो गेस्ट है, परमानेंट रेजिडेंट नहीं। इससे बिलोंगिंगनेस खत्म हो जाती है और यही अर्बन लोनलीनेस का बीज बनता है। तो समाधान क्या है? समाज को किराए पर रहने को नकारात्मक नहीं, स्मार्ट चॉइस मानना होगा। सरकार को मिडिल क्लास हाउसिंग को लक्जरी प्रोजेक्ट की तरह नहीं, एसेंशियल सर्विस की तरह देखना होगा। युवाओं को खुद से पूछना होगा, घर लेना जरूरी है, लेकिन क्या अभी जरूरी है? समाधान, रास्ता और एक नया नजरिया। जब समस्या बहुत गहरी हो तो उसका हल सिर्फ नई पॉलिसियों या लोन स्कीम से नहीं आता, सोच बदलनी पड़ती है। कभी जो सपना सरल और सामान्य था, अपना घर, वो अब इतना मुश्किल हो गया है कि अब हमें नए रास्तों, व्यवहारिक फैसलों और समाज की सोच में बदलाव की जरूरत है। तो आइए समझते हैं, ऐसा क्या किया जा सकता है कि मिडिल क्लास सिर्फ भागे नहीं, मंजिल तक पहुंचे भी। 1. अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर सरकार को ईमानदार बनना होगा। सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीमें शुरू की थी, लेकिन असली असर जमीन पर बहुत कम नजर आता है। जरूरत है मल्टी स्टोरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मेट्रो शहरों के पास जल्दी मंजूरी दी जाए। मिडिल क्लास के लिए 25 से 50 लाख रुपए की रेंज में घरों की स्पष्ट योजना बने। बिल्डरों पर प्राइस कैप और सब्सिडी आधारित शर्तें लागू हों। जमीन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए। जब तक इन्फ्लेटेड प्राइस और अमीरों की इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, घर का सपना सिर्फ सपना ही बना रहेगा। 2. रेंटल हाउसिंग को बदनाम नहीं, मजबूत बनाना होगा। भारत में किराए पर रहना अभी भी अस्थिरता की निशानी माना जाता है, जबकि पश्चिमी देशों में लोग पूरी जिंदगी किराए पर रहते हैं, बिना किसी शर्म या अपराध बोध के। हमें चाहिए किराए के रजिस्ट्रेशन और एग्रीमेंट को सरल और पूरी तरह डिजिटल बनाया जाए। किराएदारों को भी कुछ कानूनी अधिकार मिले, जैसे 2 से 3 साल का सिक्योर टर्म, सोसाइटी में हिस्सा लेने का हक, एक अर्बन रेंटल पॉलिसी लागू हो जिससे लॉन्ग टर्म, फेयर और भरोसेमंद किराए की सुविधा बने। जब किराए पर रहना सम्मानजनक और स्मार्ट विकल्प बन जाएगा, तब लोग इमोशनल प्रेशर में नहीं, सोच समझकर घर खरीदेंगे। 3. कोलिविंग, शेयर्ड हाउसिंग और स्मार्ट डिजाइन्स की जरूरत। आज के युवा वैसे नहीं सोचते जैसे 1980 के दशक में लोग सोचते थे। कई युवा अविवाहित हैं या देर से शादी कर रहे हैं। नौकरी के कारण हर 3 से 5 साल में शहर बदलते हैं और हर किसी को फुल फ्लैट की जरूरत नहीं होती। ऐसे में जरूरत है कोलिविंग स्पेसेस, जहां सुविधाएं साझा हो और खर्च कम हो।
कॉम्पैक्ट यूनिट्स जैसे 1 आरके या स्टूडियो अपार्टमेंट जिनकी कीमत 15 से 30 लाख रुपए के बीच हो। मॉड्यूलर होम्स जिन्हें आगे जाकर बढ़ाया या बदला जा सके। ये मॉडल्स मिडिल क्लास को रियलिस्टिक ओनरशिप की ओर ले जा सकते हैं। 4. युवाओं को फाइनेंशियल एजुकेशन देना जरूरी है। कई बार युवा घर इमोशन प्रेशर में खरीद लेते हैं बिना ये समझे कि ईएमआई का दबाव कितना होता है, ब्याज दरों का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है और टैक्स मेंटेनेंस जैसे हिडन खर्च कितने बढ़ सकते हैं। जरूरत है स्कूल और कॉलेज में फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई जाए। ईएमआई बनाम किराया, एसेट बनाम लायबिलिटी जैसे टॉपिक्स पर जागरूकता फैलाई जाए। सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले ग्लैमराइज्ड हाउस ओनरशिप से सावधान रहा जाए। घर लेना जरूरी है लेकिन सही समय पर और सही समझ के साथ। 5. सोच बदलनी होगी। घर स्टेटस नहीं, घर सुविधा होना चाहिए। जब तक हम घर को स्टेटस सिंबल मानते रहेंगे तब तक ये सपना सिर्फ अमीरों का ही सच बनता रहेगा। हमें सीखना होगा किराए पर रहना भी एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। छोटा लेकिन सही जगह पर घर बड़े बड़े सपनों से ज्यादा उपयोगी हो सकता है। जिंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ एक स्थायी एड्रेस। निष्कर्ष, मकसद सिर्फ घर खरीदना नहीं होना चाहिए, मकसद होना चाहिए सुरक्षा पाना, स्थिरता महसूस करना और एक ऐसी जिंदगी जीना जो ईएमआई के बोझ से नहीं, स्वतंत्रता की सांस से चलती हो। अगर सरकार, रियल एस्टेट डेवलपर्स और समाज मिलकर सोच बदले तो फिर 2,50,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति सिर्फ लोन नहीं, जिंदगी भी जी सकेगा। कंक्लूजन, क्या घर एक सपना ही रहेगा या हम मिलकर इसे हकीकत बना सकते हैं? अपने घर की चाहत, ये शब्द जितने सरल सुनाई देते हैं उतनी ही जटिल इनकी असलियत है। भारत में विशेष रूप से मिडिल क्लास युवाओं के लिए घर अब केवल एक ठिकाना नहीं रहा, ये एक भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक संग्राम बन चुका है। हमने इस पूरी सीरीज में देखा किस तरह पिछले 30 से 50 वर्षों में घर की कीमतें आसमान छू गई जबकि सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। कैसे एक व्यक्ति जो 2,50,000 रुपए प्रति माह कमाता है, वो भी मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु जैसे शहरों में 2 BHK नहीं खरीद सकता। कैसे ये केवल एक आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक दबाव, मानसिक तनाव और पारिवारिक रिश्तों में दरार बन चुका है। और कैसे कुछ व्यवहारिक, ईमानदार और आधुनिक कदमों से हम इस समस्या से लड़ सकते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या यह बदलाव होगा? हाँ, होगा, लेकिन तब जब हम सब मिलकर इस पुरानी सोच को बदलेंगे कि घर खरीदना ही सफलता का प्रमाण है, कि किराए पर रहना असफलता की निशानी है, कि 30 वर्ष की उम्र तक घर नहीं लिया तो लेट हो गए। अब वक्त है सोच बदलने का। घर मेरी सुविधा और योजना के अनुसार होना चाहिए, समाज की अपेक्षा के अनुसार नहीं। अगर आज घर नहीं खरीद सकता तो किराए पर रहकर भी एक सुखद, स्थिर और संतुलित जीवन जी सकता हूं। जब भी घर खरीदूंगा वो मेरी आर्थिक स्थिति, जरूरत और स्थान की समझ के अनुसार होगा, भावनात्मक दबाव में नहीं। बदलाव की शुरुआत कहां से करें? रेंटल हाउसिंग को सम्मानजनक विकल्प माने। स्वामित्व से ज्यादा जरूरी है सुरक्षित और टिकाऊ निवास। घर खरीदने से पहले उचित होमवर्क करें। होम लोन, ईएमआई, ब्याज दरें, रीसेल वैल्यू, स्थान, हर चीज का विश्लेषण करें। सरकार और बिल्डर से सवाल पूछें। केवल प्रचार और विज्ञापन से प्रभावित न हो। काम और नियत को परखें। दूसरों से तुलना बंद करें। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी का 2 BHK आपके लिए 20 वर्ष का बोझ बन सकता है। और सबसे जरूरी, एक दूसरे को समझें। जब किसी दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी से मिले तो उनसे ये मत पूछिए घर ले लिया या अभी भी किराए पर हो, बल्कि पूछिए जिंदगी कैसी चल रही है, खुश हो? क्योंकि असली घर वो होता है जहां सुकून, सम्मान,
और प्यार हो। दीवारों से बना मकान नहीं, रिश्तों से बना स्थान वही सच्चा घर होता है। तो अब हम क्या करेंगे? क्या हम केवल शिकायत करते रहेंगे या फिर समाधान की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे? हम एक ऐसा जागरूक, विचारशील और आत्मनिर्भर मिडिल क्लास बना सकते हैं जो सिर्फ सिस्टम से सवाल नहीं करता बल्कि अपने निर्णयों के लिए भी जिम्मेदार होता है। याद रखिए, घर वो नहीं जो केवल ईंटों और सीमेंट से बनता है। घर वो है जो समझ, योजना और आत्मविश्वास से बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही कहानियां जो समाज की गहराई से जुड़ी होती है, जहां सिर्फ सवाल नहीं, समाधान भी होता है। वीडियो को लाइक करें अगर आपने भी कभी इस दर्द को महसूस किया है, और शेयर करें उस दोस्त या परिवार वाले के साथ जो इस संघर्ष से गुजर रहा है। कमेंट करके हमें बताएं, क्या आपने कभी घर खरीदने की कोशिश की है? आपकी यात्रा कैसी रही? क्या आपको लगता है कि भारत में मिडिल क्लास के लिए घर अब सपना बन गया है? और अगर आपके मन में कोई सुझाव या अगला वीडियो टॉपिक हो तो जरूर नीचे लिखें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं। आपकी एक लाइन भी हमारे लिए नई सोच की शुरुआत बन सकती है। धन्यवाद। सोचते रहिए, साझा करते रहिए और समझदारी से कदम बढ़ाते रहिए।